वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 31 अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल्स हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, सो लेट्स बिगिन विद इट। So our first article today is related to 10th schedule of our Indian Constitution, which is known as Anti-Defection Law. Now इससे पहले कि हम इस न्यूज़ आर्टिकल के फाइन डिटेल्स में जाएं, हमें एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल क्या है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली है क्या। सो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ डिफेक्शन से डील करता है ताकि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, MPs हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स हैं, अगर वो डिफेक्शन करते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है वो डिसक्वालीफाई हो जाती है। उनकी डिसक्वालिफिकेशन के लिए जो प्रोविजंस हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर हमारे 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। डिफेक्शन कौन कौन से केसेस में होती है? सपोज करें देयर वाज अ पर्सन जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को देखकर उस पर्सन को वोट किया, लेकिन इलेक्ट होने के बाद अगर वो इलेक्टेड मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है तो वो भी डिफेक्शन कहलाता है, क्योंकि लोगों ने शायद उनको वोट किया उनकी पार्टी देखकर और इलेक्ट होने के बाद अगर वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं तो ये भी डिफेक्शन है। अगर सपोज करें एक पॉलिटिकल पार्टी, अब देखिए हाउस में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में पॉलिटिकल पार्टी ने एक डायरेक्शन दी कि भाई इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर हमने वोट करना है, फेवर में करना है या फिर अब्सटेन करना है, वोटिंग से वोट नहीं करना। कुछ डायरेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं अपने मेंबर्स को, लेकिन एक इलेक्टेड मेंबर ने वो डायरेक्शन फॉलो करने से मना कर दिया। तो जो पॉलिटिकल पार्टी की जो डायरेक्शन है अगर उसको भी मेंबर फॉलो नहीं करता, ये भी डिफेक्शन का एक ग्राउंड बनता है। और कौन से केसेस हो सकते हैं? सपोज इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया, आपने उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट किया बिकॉज येस यू लाइक्ड इट कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर रहे हैं, आपने उनको वोट किया। अब इलेक्ट होने के बाद वो इंडिपेंडेंट मेंबर अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, ये भी डिफेक्शन कहलाता है, राइट? देन वी हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो। आप पढ़ते हो नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। नॉमिनेटेड मेंबर्स को पहले 6 मंथ्स की विंडो मिलती है, जिस विंडो में वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने 6 मंथ्स के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, इसे भी डिफेक्शन का ग्राउंड माना जाता है। दीज आर फ्यू ग्राउंड्स फॉर डिफेक्शन। तो अगर कोई भी MP, कोई MLA डिफेक्शन करता है तो ऐसे केस में उनकी डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है। और ये सभी प्रोविजंस कहाँ पे दिए गए हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुई थी, इसके बाद ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने एक सिचुएशन देखी 1967 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी वो टॉपल अप होना शुरू हो गई। गवर्नमेंट बनने के बाद, इलेक्शंस होने के बाद जो MLAs थे उन्होंने पार्टीज बदलनी शुरू कर दी। अब आपको पता है किसी भी अगर एक पार्टी के पास बहुमत है तो उसकी सरकार है। तो अब क्या होना शुरू हो गया? जो MLAs हैं उन्होंने पार्टी बदलनी शुरू कर दी, मल्टीपल सरकारें गिरनी शुरू हो गई, टॉपल अप होनी शुरू हो गई। ताकि ऐसा ना हो, हम डिफेक्शन को डिस्करेज कर सकें या फिर ऐसा कोई भी मेंबर जो डिफेक्शन करता है उसकी मेंबरशिप डिसक्वालीफाई हुए, इसके लिए सरकार एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आती है बाय 52nd अमेंडमेंट इन 1985। अब यहाँ पे हमारे पास एक खास ध्यान देने वाली बात ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मर्जर के केसेस के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, तो मर्जर के केस में एंटी डिफेक्शन अप्लाई नहीं होता। बट क्या है ये मर्जर? ध्यान से सुनिएगा। जब 1985 में एंटी डिफेक्शन एक्ट आता है तब ये कहा गया कि किसी अगर 1/3 इलेक्टेड मेंबर, किसी पार्टी के अगर 1/3 इलेक्टेड मेंबर किसी और पार्टी में जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? मर्जर कहेंगे।
ठीक है, XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसके 1/3 मेंबर 1/3 मेंबर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसे हम डिफेक्शन नहीं कहेंगे, ये क्या होगा, मर्जर होगा, और मर्जर पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं 1/3 नहीं, अगर एटलीस्ट 2/3 मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज मर्जर। तो यही तो यहाँ पे ट्रिक है, यही तो चीज़ है जो आपको याद रखनी है। जब एक्ट आया 85 में तब कहा गया कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये मर्जर है। लेकिन इसे बदला गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में जिसमें 1/3 को बदलकर क्या कर दिया, 2/3, कि भाई एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स जो हैं अगर वो किसी और पार्टी को जाकर ज्वाइन करते हैं तो इससे हम क्या कहेंगे, मर्जर। और ये लॉ के केस में, लॉ की आइज में वैलिड है, इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के ग्राउंड पे होगी या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है। ये जो डिस्क्रिशन है ये दी गई है स्पीकर को या फिर हाउस के चेयरमैन के पास। स्पीकर के पास ये पावर है कि वो डिफेक्शन के केसेस पे डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं, इसे डिसाइड करता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो बाय लॉ कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया गया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर स्पीकर को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पे या नहीं। बट हमारे पास इस न्यूज़ आर्टिकल में एक कुछ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को हाईलाइट किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि यहाँ पे 2020 का केशाम मेघाचंद्र सिंह वर्सेस मणिपुर स्पीकर का जो केस है इसे यहाँ पे कहा दिया गया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस हैं उसे डिसाइड करना होगा। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो बात अलग है, अदरवाइज मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड स्पीकर को दिया गया जिसमें स्पीकर को डिसाइड करना है। तो यही ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी बाय 31 दिसंबर 2023 जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आपके पास पेंडिंग हैं उसे डिसाइड कीजिए, क्योंकि वो 3 मंथ की जो विंडो है वो मैक्सिमम विंडो है आपके पास जिसमें आपको डिसाइड करना है। तो बेसिकली आपको यही पता होना चाहिए कि बाय लॉ टाइम फ्रेम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट में 3 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम पीरियड स्पीकर को दिया गया है जिस दौरान स्पीकर को ये डिसीजन लेना है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका की वेस्टर्न कोस्ट, साउथ एशिया के इंडियन ओशन में हमारे पास चाइना की रिसर्च वेसल सियान 6 लास्ट वीक पहुंच चुकी है और उन्होंने अपनी रिसर्च एक्टिविटी शुरू कर दी हैं। बिगिनिंग से ही इंडिया और यूएस ने इस चाइना की रिसर्च वेसल का श्रीलंका में आना, साउथ एशिया में आना, इंडियन ओशन में इंडिया के बिल्कुल पास पहुंच के रिसर्च करना, इसे लेकर पहले से ही जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि ये एक मेरीन साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें श्रीलंका की जो नेशनल एक्वाटिक रिसोर्स रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी है नारा, ये और चाइना की जो रिसर्च वेसल है ये मिलकर मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। बट सिंस द बिगिनिंग इंडिया एंड यूएस हैज़ रेज्ड कंसर्न। देखिए, जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना की प्रेजेंस श्रीलंका में डेफिनेटली कंसर्न रेज करती है। इस सिचुएशन को भी हमें समझना होगा। चाइना की प्रेजेंस श्रीलंका में काफ़ी बड़े स्केल पे प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज चाइना ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा लोन दे रखा है। चाइना श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा क्रेडिटर है। बहुत बड़े अमाउंट में चाइना ने श्रीलंका को लोन दे रखा है एंड वी हैव सीन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ श्रीलंका, द इकोनॉमिक डाउनफॉल दैट श्रीलंका हैज सीन, और किस तरह इस इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया ने बहुत बड़ी असिस्टेंस श्रीलंका को दी। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, चलिए, चाइना ने बहुत बड़ी लोन अमाउंट दे रखी है श्रीलंका को। अपार्ट फ्रॉम दैट, श्रीलंका के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कौन फंड करता है? चाइना।
तो ये एक चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है, डेट पॉलिसी के अंदर श्रीलंका को फंसा रखा है, जिससे कि अब चाइना को साउथ एशिया में, इंडियन ओशन में ये एक फ्रेंडलियर वाटर कौन प्रोवाइड कर रहा है? श्रीलंका। एंड दैट इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर इंडिया। साथ ही में हमने इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज देखे। हमारा कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका में। अब कोलंबो पोर्ट इंडिया के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 60% जो इंडिया की ट्रांसशिपमेंट होती है वो श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट से हो रही होती है। अब वहाँ पे अगर उसे श्रीलंका के इस पोर्ट को अगर चाइना फंड कर रहा है, चाइना अगर इसे डेवलप करेगा, तो वो हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है। सिमिलरली कोलंबो पोर्ट के साथ साथ हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने चाइनीज नेवी को लीज पे दे दिया था। एंड दिस इज ऑल्सो अ बिग रेड फ्लैग फॉर अस बिकॉज वी नो कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है कि इंडिया को चारों तरफ से एनसर्कल करना, और इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी में श्रीलंका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नॉट जस्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, all of these countries have been turning to China when it comes to getting loans for the infrastructure projects. तो इसीलिए हमारे पास बिल्कुल श्रीलंका की वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया के साउथ में चाइना की रिसर्च वेसल का आना डेफिनेटली इट रेजेस कंसर्न फॉर इंडिया। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड है। फिर हमने बहुत रिसेंटली इस स्कीम को डिस्कस किया था बिकॉज कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन चल रही है विच क्लेम्स कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनोनिमस फंड्स मिल रहे हैं, और ये ब्लैक मनी को प्रमोट कर रहा है, करप्शन को प्रमोट कर रहा है, फेवरेटिज्म को प्रमोट कर रहा है, और इससे हमारी डेमोक्रेसी की क्रिमिनलाइजेशन भी हो रही है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े इश्यूज से एग्री किया था। हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर किसी भी पार्टी को अनोनिमस डोनेशंस मिल रही हैं, अगर हम इसे लीगलाइज करते हैं तो ये जो हमारे सिटीजन्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इस राइट को इन्फ्रिंज करता है। ये हमारे आर्टिकल 19, 14 और 21 को वायलेट करता है, राइट। अब इसके आंसर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को बैक किया है कि नहीं जी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को क्लीन मनी दे रहे हैं, एंड रैदर इस स्कीम के अंदर तो टैक्स ऑब्लिगेशंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो यहाँ से कोई ब्लैक मनी मूव नहीं हो रहा। वी आर इंश्योरिंग कि पॉलिटिकल पार्टीज तक क्लीन मनी पहुँचे। और यहाँ पे अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई जो हमारा जनरल राइट टू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। तो यही न्यूज़ है कि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि भाई ये क्लीन मनी को प्रमोट कर रहा है और आप राइट टू इन्फॉर्मेशन कह के कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस राइट टू इन्फॉर्मेशन पे लगानी होंगी, राइट। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो आज ट्यूसडे है, क्या पिटिशंस को अभी शेड्यूल की गई हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की पिटिशंस, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देता है, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। बट एक क्विकली आपको मैं बताना चाहूँगी, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं इसमें बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उनको डोनेशंस मिलते हैं, और इस पर्टिकुलर स्कीम में जो डोनर है उसकी आइडेंटिटी अनोनिमस रहती है, वो डिस्क्लोज नहीं होती। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ की डिनोमिनेशंस में बॉन्ड्स इशू करता है, और इन बॉन्ड्स को इंडियन सिटीजन या फिर कोई एंटिटी जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हैं वो इंडिविजुअली या आपस में मिलकर इन बॉन्ड्स को खरीद सकती हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ऑथराइज्ड इशूअर है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए। अब एक बार कोई फाइनल जजमेंट हमारे पास आ जाए तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले स्कीम का मेन एम यही था कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े, कि जो डोनेशंस हैं वो एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, कितने पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फंड्स मिल रहे हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई थी।
बट यहाँ पे जो पिटिशनर्स ने इशू रेस किया है वो यही है कि क्योंकि यहाँ पे डोनर्स का नाम जो है वो अनोनिमस रखा जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का जो फ्लो है, जो फंड्स हैं, वो यहाँ से ज़्यादा प्रमोट होते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी पब्लिश की है इन दी नेचर, जिसके अंदर इंडिया का जो अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो रही है, इससे जो फ्लड रिस्क बढ़ चुका है उसे हाईलाइट किया गया है। बेसिकली हमारी, अगर हम 1985 से देखें, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सिटीज़ की एक्सपेंशंस हो रही हैं वो फ्लड प्रोन एरियाज़ में हो रही हैं, डबल अप हो चुके हैं एक्सपेंशन इन द फ्लड प्रोन एरियाज़, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ के अंदर फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ अर्बन फ्लड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अब ज़्यादा अर्बन सेटलमेंट्स फ्लड प्रोन जोन में हैं। हालांकि इस लिस्ट में ऐसे 20 कंट्रीज़ के नाम लिखे गए हैं जिसमें जो ज़्यादा, जहाँ पे फ्लड हज़ार्ड है, उनमें इंडिया एक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम देखें हमारी सेटलमेंट्स, तो वी हैव थर्ड हाईएस्ट सेटलमेंट्स इन इंडिया। चाइना और यूएस के बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल सेटलमेंट्स। एंड ऑल्सो अगर हम ये देखें, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे जो न्यू सेटलमेंट्स हैं वो फ्लड प्रोन एरियाज़ में हो रही हैं, तो वहाँ पे भी हम थर्ड नंबर पे आते हैं, चाइना और वियतनाम के बाद। तो ये सब हाईलाइट करता है कि इंडिया में सिग्निफिकेंटली फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एग्जाम्पल्स हम हर साल देख रहे हैं। बेंगलुरु फ्लड हमने देखा, राइट? अब यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा? अर्बन एरियाज़ में अगर फ्लड्स आते हैं तो जो इनफॉर्मल लो इनकम हाउसिंग है, दोज आर मोस्ट अफेक्टेड। अब यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट अप की गई है कि अगर हम ये बोलें कि भाई ऐसे कैसे अर्बनाइजेशन हो गई फ्लड प्रोन एरियाज़ में, क्या गवर्नेंस नहीं हो रही है इसे लेकर? ये तो इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है। तो यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया कि जितनी भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस है ना, जो न्यू कंस्ट्रक्शंस के ऊपर अप्लाई होती हैं, इनका ज़्यादा फोकस होता है कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे इनका फोकस रहता है। मीडियम या फिर जो स्मॉल स्केल मॉडिफिकेशंस हैं उन पे उतनी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस अप्लाई नहीं हो रही हैं। प्लस वी आर सीइंग देयर इज़ राइज इन इको टूरिज्म ऑन फॉरेस्ट लैंड। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, कहाँ पे? फ्लड प्लेन्स पे। तो क्या किया जाए? अब सोल्यूशन ये है, एक तो जितने भी सिटीज़ हैं, जो एरियाज़ हैं, फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, उनकी साइंटिफिक मैपिंग की जाए, प्रॉपर मैपिंग की जाए कि भाई ये एरियाज़, यहाँ पे फ्लड रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर हमारे पास जहाँ पे सेटलमेंट्स हो गई हैं, अब अर्बन गवर्नमेंट्स को क्या करना होगा? दे नीड टू टेक स्टेप्स कि उन एरियाज़ के जो हाउसिंग है वो फ्लड रेजिलिएंट बन जाए, और स्पेशली जो लो इनकम हाउसिंग है उनके ऊपर स्पेशल फोकस करना होगा। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ब्रह्मपुत्रा जो हर साल फ्लड ऑफ करती है, उसके किनारे पे मिशिंग और मियाह कम्युनिटी है, उन्होंने स्टिल्ट हाउसेस बनाए हुए हैं। स्टिल्ट हाउसेस आपको पता है, कोस्टल एरियाज या फिर वो एरिया जहाँ पे फ्लड बहुत आता है वहाँ पे स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज़ अ फ्लड प्रोन एरिया। तो फ्लड रिजिलिएंट हाउसिंग हमें क्रिएट करनी होगी। ये एक बहुत अच्छा एक स्टडी जो कि अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को हाईलाइट करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS1 परस्पेक्टिव। आपके ज्योग्राफी में सेटलमेंट्स का टॉपिक आता है, एंड ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट उसकी वैल्यू एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वी ऑल नो टुडे इज 31 October एंड वी सेलिब्रेट दिस डे एज नेशनल यूनिटी डे। आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को हम मार्क करते हैं बाय सेलिब्रेटिंग द नेशनल यूनिटी डे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ही इज़ नोन एज रियल यूनिफायर ऑफ इंडिया। वी ऑल नो कि आज़ादी के बाद जो हमारी रियासतें थीं उनको इंडिया में जोड़ना और इंडिया को एक इंटीग्रेटेड यूनाइटेड कंट्री बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, और जिसके चलते 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का, 182 मीटर्स लॉन्ग, इस स्टैचू को बिल्ड किया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करता है। तो याद रखेंगे, टुडे इज़ 31 October, नेशनल यूनिटी डे।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.